अगर आप इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, तो वहाँ से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। दरवाजे पर डैड खड़े बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस चेहरे से मुझे देख रहे थे। मैंने झटपट अपनी शर्ट पहनी और तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। डैड, मैं मगर मेरी बात पूरी होने से पहले ही उन्होंने एक गहरी सांस भरी और एक नज़र सोनिया पर डालते हुए चुपचाप वहाँ से चले गए। वहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, चलो निकलो यहाँ से, तनु ने लगभग गुर्राते हुए सोनिया से कहा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी के अभी उसे चीर फाड़ डालेगी। उसने सोनिया का हाथ पकड़ा और उसे लगभग घसीटते हुए रूम से बाहर लेकर जाने लगी। ये क्या कर रही हो? मैंने हड़बड़ाते हुए तनु का रास्ता रोक लिया। खींचते हुए, ओ रियली, मैं तो भूल ही गई थी, इस कमरे में इसका कोई हमदर्द भी बैठा है। और ये टॉयल में कैसे बाहर जाएगी? ओह, कुछ वो ख्याल करो उसका। तनु, तुम्हें बहुत फिक्र हो रही है इसकी। मैं तो बस इंसानियत के नाते कह रहा हूँ। तनु गुस्से में वॉशरूम के अंदर घुसी और सोनिया के कपड़े लाकर उसके मुंह पर मारते हुए बोली, चलो अब निकलो यहाँ से। जाते जाते उसने अपनी एक आंख दबा दी और मेरी तरफ देखकर हंसती हुई चली गई। इस हंसी से तनु के गुस्से को और भड़काने का काम किया था। शुक्र है उसके हाथों से कोई चाकू या ऐसी कोई दूसरी चीज नहीं थी, वरना डेफिनेटली आज मेरी जिंदगी की आखिरी रात होती। थोड़ी देर बाद अपनी सारी फ्रेंड्स को वहां से चलता करने के बाद तनु वापस मेरे रूम में आई। मैं फौरन घबरा कर खड़ा हो गया। तनु मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मुझे तो पता तक नहीं था वो कब मेरे रूम में घुस आई। तनु, मुझे पता है, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस गुस्सा आ गया था। तनु, तुम दोनों को ऐसे देखकर, लेकिन अनाया मेरी तरह नहीं सोचती, उसके लिए तुम अभी भी धोखेबाज हो ही हो। तुम प्लीज मेरी मदद करोगी ना इसकी गलतफहमी दूर करने में? मैंने तनु से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। तनु, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों? तुम भी जानती हो मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तनु, जब मैं सोनिया को धक्के मारकर घर से बाहर फेंक रही थी तो बहुत फिक्र हो रही थी ना तुम्हें उसकी। ये उसी की पनिशमेंट है। अब तुम खुद ही उस गलतफहमी दूर करोगे, और अगर तुमने मेरी प्यारी भाभी को जरा भी रुलाया ना तो कसम से इस बार तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, समझे? तनु ने बिल्कुल धमकाने वाले अंदाज में कहा। हाँ समझ गया, मैंने खिसियाते हुए कहा। तनु मुस्कुराते हुए, समोसे खाओगे? मेरी फ्रेंड्स तो खा नहीं पाई। नो थैंक्स, मुझे काम करना है। तनु मुंह बनाते हुए, मत खाओ, मैं अकेले खा लूंगी। तनु के जाने के बाद मैंने अपना रूम लॉक किया और कम से कम 3 बार लॉक चेक किया। कौन जाने कौन फिर से मेरे कमरे में घुस आए। मैं दोबारा अपनी इज्जत की खिलवाड़ करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। मैंने घड़ी पर नजर डाली, रात के 1 बज रहे थे। मैंने अनाया का नंबर डायल किया। मेरी उम्मीद से उलट उसने एक ही बार में पिक कर लिया। थैंक गॉड। हे अनाया। अनाया गुस्से में, आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैं बस क्लियर करना चाहता हूँ कि जो कुछ भी तुमने देखा वो सच नहीं था। अनाया, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ, कहकर उसने फोन कट कर दिया। हे वेट, मैंने दोबारा कॉल लगाया मगर इस बार उसने कॉल रिसीव नहीं किया। थोड़ी देर और ट्राई करने के बाद मैंने परेशान होकर फोन साइड में रखा और प्रोजेक्ट बनाने में लग गया। मगर काम में मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। जब आप सही हो और सामने वाला आपको अपनी साबित करने का मौका भी ना दे, इससे ज्यादा खराब फीलिंग कुछ और नहीं होती। मुझे अंदर से ये बात चैन नहीं लेने दे रही थी कि अनाया मुझे धोखेबाज समझ रही थी, जो कि मैं हरगिज नहीं हूँ। प्रोजेक्ट बनाते बनाते कब चेयर पर बैठे बैठे ही मेरी आंखें लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। सुबह 6 बजे मेरी नींद खुली। मैंने फोन की तरफ देखा और अनाया के फिर से कॉल कर दिया, मगर इस बार उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उसमें भूल कैसे गया? मेरी होने वाली बीबी साक्षात लेडी कुंभकर्ण है। इतनी जल्दी तो वह जागने से रही, सो मैंने उसे एक मैसेज कर दिया। कॉलेज में मिलकर तुमसे बात करता हूँ, गुड मॉर्निंग। 1 मिनट भी नहीं लगे उसका रिप्लाई आ गया। अनाया, आज कोई कॉलेज नहीं है, अगर आप अकेले जाने वाले हैं तो कोई बात नहीं। सिट। मैंने अपने सिर पर हाथ मारा। आज सैटरडे है और आज और कल 2 दिन की यूनिवर्सिटी बंद थी। ओके फाइन, आज साथ में लंच पर चलते हैं, हमारी फर्स्ट डेट पर। अनाया, ओ मिस्टर अमरराज सक्सेना, आप मुझसे बात करने के लिए
क्यों मरे जा रहे? मैं कोई सेलिब्रिटी या मॉडल नहीं हूँ और ना ही आपकी उन चिपकू गर्लफ्रेंड की जितनी खूबसूरत हूँ कि आप मेरे आगे पीछे नाचते फिरे। वाकई आई रियल वांट टू एक्सप्लेन माई सेल्फ। मैं नहीं चाहता तुम किसी गलतफहमी में रहो। अनाया, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम कोई रियल कपल नहीं है। ना मैं आपसे प्यार करती हूँ ना आप मुझसे, तो फिर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ही क्या है? आपको जो मन में आए कीजिए, मुझे क्या। ओ रियली? तो फिर तुम्हें जलन क्यों हो रही थी कल रात सोनिया को मेरे साथ देखकर? मैं बस उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था। मैं इमेजिन करने लगा मेरा ये मैसेज पढ़कर वो गुस्से में कितनी बार चिल्लाई होगी। उसका गुस्से से लाल हुआ चेहरा याद करके मुझे हंसी आ गई। टू बी ऑनेस्ट, गुस्से में वो और भी ज़्यादा क्यूट लगती है। मैं वेट करता रहा, 20 मिनट से ज़्यादा हो गए मगर उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। कहीं वो दोबारा से सो तो नहीं गई? मैंने परेशानी से दोबारा एक नज़र मैसेज पर डाली और उससे पहले कि दोबारा कोई मैसेज करता स्क्रीन पर अनाया का नाम फ्लैश होने लगा। हेलो अनाया। मगर सामने से अनाया के गुस्से में जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। आउच! वो इतनी जोर से चिल्ला रही थी कि मजबूरन मुझे फ़ोन कान से दूर करना पड़ा। What happened, Anaya? Are you okay? I was just kidding. Don't take it seriously, okay? अनाया गुस्से में चिल्लाते हुए, आपके पेरेंट्स घर पहुंचे या नहीं? वेट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? क्या बात है, प्लीज मुझे बताओ। आर यू ओके? अनाया चीखते हुए, नो आई कैन नॉट ओके। समझे आप? फोन पर भी मुझे उसके जोर जोर से सांस लेने की आवाज आ रही थी। भगवान जाने अचानक से क्या हो गया था इस लड़की को। अनाया, नाउ यू आर स्कैरिंग मी, प्लीज कॉम डाउन। अनाया चिल्लाते हुए, कॉम डाउन? ये सब आपकी गलती है, सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। अनाया, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अनाया, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सुबह सुबह आपकी गंदी शक्ल नहीं दिखनी। कहते हुए उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मैं कंफ्यूजन में अपने फ़ोन को घूर रहा था। इससे पहले कि मैं दोबारा उसे कॉल करता किसी ने डोर नॉक किया। मिस्टर सक्सेना, राज तुम जग गए हो? यस डैड, कहते हुए मैंने फौरन दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही डैड के मुस्कुराते हुए चेहरा मेरे सामने आया। थैंक गॉड वो कल वाली बात से नाराज नहीं थे मुझसे। मिस्टर सक्सेना, राज, आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। यह सुनते ही मेरा चेहरा फक पड़ गया। उनकी गुड न्यूज़ हमेशा मेरे लिए बैड न्यूज़ ही रही है और जैसे वो गुड न्यूज़ कहते हैं वो एक्चुअली मेरे लिए बैड न्यूज़ ही होती है। एंड व्हाट इज इट दैट? मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा। जवाब में उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरे कांधों पर हाथ रखा और बोले, यू आर गेटिंग मैरिड दिस मंडे। मैंने जेपी से मिलकर शादी की डेट प्रीपेड कर दिया है। गेट रेडी फॉर द मैरिज। डेट जा चुके थे मगर मैं अब तक सदमे से खड़ा दरवाजे को घूर रहा था। कहानी अनाया की नज़र से। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये परसों मेरी शादी है, वो भी उस जलाद के साथ जिसकी गर्लफ्रेंड की लिस्ट दिन पर दिन और लंबी होती जा रही है। लेकिन मुश्किल में मैंने खुद को इस बात के लिए तैयार किया था कि 2 महीने बाद मेरी उससे शादी होगी, मगर सिर्फ उसकी हरकतों के वजह से अब वही शादी 2 दिन बाद होने जा रही थी। मेरी नींद, चैन, सुकून सब उड़ गया था। सुबह से ही मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। अब तक कम से कम 25 बार पापा मेरे रूम के दरवाजा खटखटा चुके थे मगर मैं उनसे बुरी तरह नाराज थी, सो मैंने एक बार भी दरवाजा नहीं खोला था। एक बार फिर मेरे रूम के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। पापा प्लीज मुझे अकेले छोड़ दीजिए, मुझे नहीं बात करनी आपसे। जूली, अनाया मैं हूँ। जूली, दरवाजा तो खोल। मैंने धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर झाँका। जूली हैरानी की होया, एक ही हाल बना रखता है। मेरे बिखरे बाल और सूजी हुई लाल आंखें को देखते हुए उसने पूछा। मुझे धक्का देते हुए वो मेरे रूम में घुस गई। जूली, अपने सर पर हाथ मारते हुए, यह की है? कमरे में की चारों तरफ कोल्ड ड्रिंक्स की खाली बोतलें और गिलास बिखरे हुए थे, साथ में ढेर सारा नमकीन पड़ा था। सुबह से अब तक मैं 4 लीटर बोतल गटक चुकी थी। मैं सीधा जाकर बेड पर बैठ गई और एक और कोक की बोतल मुंह से लगा ली, मगर जूली ने मेरा हाथ बोतल छीन ली। मेरी बोतल वापस कर मैं गुस्से में चिल्लाई, जूली, अरे पर इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक पी क्यों रही है? जुकाम हो जाना है? क्योंकि हमारे यहाँ दारू बैन है। गम भुलाने के लिए कुछ तो पीना था ना, कोल्ड ड्रिंक ही सही। कहते हुए मैंने वापस जूली के हाथ से बोतल छीनी और फिर से पीने लगी। जूली, ऐसा भी कौन सा गम
दा पहाड़ तुहाड़े से टूट गया। परसों मेरी शादी है उस जल्लाद के साथ। पहले तो वो आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे घूरती रही और फिर 10 मिनट के बाद वो मेरे साथ बैठी और कोक की बोतलें गटक रही थी और आंसू बहाते हुए नमकीन खा रही थी। जूली रोते हुए, हाय मेरे अमर सर ब्याह कर रहे हैं, अब हुन जिंदी रह के की करा। हाय रब्बा मैनू नहीं जीना। कुछ देर बाद मैंने गौर किया, अब कोल्ड ड्रिंक एक आखिरी बोतल ही बची थी। जूली झोंक में से अब का सब पी गई थी। हालांकि सुबह से कोल्ड ड्रिंक पी पी कर खुद मेरा भी पेट फूल गया था। फिर भी मैंने जूली के हाथ से बोतल छीनते हुए उसे धमकाया, मेरी बोतल खत्म की ना तो तुझे खत्म कर दूंगी मैं, छोड़ मेरी बोतल। जूली पूरी बोतल एक ही सांस में खाली करते हुए, ले खत्म हो गई तेरी बोतल। मेरे अमर सल का नाल ब्याह कर रही है तू, और यूं चाहिए तू कमीनी चुड़ैल, मैं आज छोड़ूंगी नहीं तुझे, मैंने उसे धक्का देते हुए कहा। बोतल में उससे भी मुझे बेड पर धक्का दिया और अगले ही पल कमरे में महाभारत शुरू हो गई। हमने पिलो उठाई और एक दूसरे को उससे मारना शुरू कर दिया। कमरे में चारों तरफ रुई ही रुई बिखर गई थी। हाँफते हुए हम दोनों ही बेड पर गिर गए। हैरी तुझसे प्यार करता है, आज से नहीं बचपन से। पहले तो जूली ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, फिर अचानक से उठकर बैठ गई और हाथ जोड़कर ऊपर देखती हुई बोली, रब जी अपनी संडे शादी की गल सुन के मेरी फ्रेंड पागल हो गई है, प्लीज 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 एनू ठीक कर दो। मैंने उठकर उसके सर पर एक चपत लगाते हुए कहा, मैं पूरे होश में ये बात कर रही हूँ। हैरी सचमुच तुझसे प्यार करता है और उसने खुद मुझसे ये बात बताई है। जूली गुस्से में दांत पीसते हुए, तभी मैं कहूँ कुछ दिन से मेरे नाल क्यों चिपक रहा है मुंडा। मैं हैरी की तो मैंने हड्डी पसली तोड़ देनी है। मैं जिससे प्यार करती थी उसने तुझे चुना, तू जिसको प्यार करती थी उसको मेरी किस्मत ने मेरे लिए चुना। मगर मेरी बुरी किस्मत देख, वो भी किसी और से प्यार करता है। कितनी उलझी हुई सी कहानी है हमारी, पता नहीं कितने सारे लव के एंगल बन रहे हैं। मैंने जूली का हाथ पकड़ लिया। मैंने हैरी को प्रॉमिस किया था कि तुम दोनों को मिलवाने के लिए मैं उसकी मदद करूंगी। मुझसे प्रॉमिस कर, तू हैरी को एक चांस जरूर देगी। जूली झिझकते हुए, अनाया तू हैरी से प्यार करती है, मैं ऐसा कैसे, पागल मत बन। मेरी तो 2 दिन बाद वैसे भी शादी है, अब उन बातों की कोई मतलब नहीं है। और फिर हैरी जैसा अच्छा लड़का कहीं नहीं मिलेगा तुझे। जूली अपना हाथ छुड़ाते हुए, सोचूंगी। और मैंने कसकर अपनी बेस्ट फ्रेंड के गले से लगाया। मिस्टर पारेख दरवाजा खटखटाते हुए, अन्नू बच्चे प्लीज दरवाजा खोल, 2 दिन हो गए हैं, प्लीज बाहर आ जाओ, मुझे फिक्र हो रही है, तुम ठीक तो हो। क्या सच में उनको ये पूछने की जरूरत है? ऑफ कोर्स मैं ठीक नहीं हूँ। आज वही मनहूस दिन था जब मुझे वो वाहियात मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन करने थे और फिर मैं ऑफिशियली उस जल्लाद की बीवी बन जाऊंगी। हमारे पेरेंट्स ने डिसाइड किया था कि अभी हमारी कोर्ट मैरिज कर दी जाए, जो कि एक सीक्रेट रहेगा, और मेरे ग्रेजुएशन होने के बाद धूमधाम से हमारी शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ कर दी जाएगी। पापा प्लीज जाइए यहाँ से, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी, मैं बस अकेले रहना चाहती हूँ। मिस्टर पारेख हताशा स्वर में, अन्नू प्लीज, बस ऐसे उनको ऐसे ही नहीं देख पाती मैं। आई एम सॉरी पापा। मिस्टर पारेख, नहीं बच्चे, माफी तो मुझे तुमसे मांगने चाहिए। मेरी वजह से आज तुम इस हालत में हो, मगर मैंने जितना उस सिचुएशन में से निकलने की कोशिश की उतना ही और उसमें फंसता चला गया। और अब तो सारे डिसीजन लिया जा चुका है। मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जानती हूँ, मगर मैं बस कुछ वक्त अकेले रहना चाहती हूँ। जानती हूँ दोबारा मुझे ये मौका नहीं मिलने वाला। मिस्टर पारेख, ओके, लेकिन याद रखना दोपहर से पहले तुम्हें तैयार भी होना है, वरना हम कोर्ट जाने के लिए लेट हो जाएंगे। कहते हुए वो वहां से चले गए। मैं वापस चुपचाप बैठ गई। 2 दिन में अब तक जितनी बार भी मेरे दिमाग में इस शादी का ख्याल आया, मेरा दिमाग खराब हो रहा था। उस जल्लाद के साथ एक घर में एक ही कमरे में रहने और एक ही बेड शेयर करने के ख्याल भर से ही मेरा दिमाग खराब हो जा रहा था। तभी एक बार फिर मेरा फोन वाइब्रेट होने लगा। 2 दिन से मैंने अपना फोन देखा ही नहीं था, सो मैंने एक नज़र फोन पर डाली। 40 मिस्ड कॉल, 55 टेक्स्ट मैसेज और 10 वॉइस मैसेज, सबके सब अमर सर की तरफ से थे। सिर्फ एक ही मैसेज को छोड़कर जो समर का था, हे अनाया कैसी हो,
मैं और बाकी फ्रेंड्स आज सुबह ही मुंबई से वापस आए हैं और सच बताऊं तो इन 2 दिनों में तुम्हें हम सब ने बहुत मिस किया। आज दोपहर साथ लंच करें। मेरे मुंह से एक गहरी सांस निकल गई। मैं भी उन सबको बहुत मिस कर रही थी। फिलहाल बस एक वही थे जो मेरे खराब मूड को सही कर सकते थे, मगर दोपहर में मुझे कोर्ट जाना था। मैंने उसे मैसेज किया, आई एम सॉरी मगर आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं भी नेक्स्ट टाइम। मैंने मैसेज सेंड किया और ठीक उसी वक्त स्क्रीन पर न्यू मैसेज शो होने लगा। मैं हैरान रह गया, इतना फास्ट रिप्लाई, और झट से मैंने मैसेज ओपन कर दिया, मगर ये मैसेज अमर सर का था। अमर, अंकल ने बताया तुम 2 दिन से रूम से बाहर नहीं आई हो। प्लीज मेरी मैसेज या कॉल का जवाब दो ताकि मैं जान सकूं कि तुम सेफ हो। उनको मेरी फिक्र हो रही है। अब ये तो नई बात हो गई है थी आज। मैंने उनको सीधा कॉल कर दिया, उन्होंने तुरंत रिसीव भी कर लिया। हेलो। अमर गुस्से में, क्यों बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो? तुम्हें पता भी है 2 दिन से कितना परेशान हूँ मैं तुम्हारे लिए। मेरे मैसेज के जवाब नहीं दे सकती थी तुम? आई एम सॉरी, मैं बस अचानक हमारी मैरिज अनाउंसमेंट होने से घबरा गई थी, मैंने रुहासा होते हुए कहा। अमर गुस्से में, तो तुम्हें क्या लगता है मुझे हमारी शादी की बात सुनकर शौक नहीं लगा? ओ गॉड, इतना गुस्सा। ओके, अब तो आपको पता चल गया कि मैं ठीक हूँ। क्या अब मैं फोन रख सकती हूँ? अमर, बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हें अभी के अभी देखना है। व्हाट? आपको क्या लगता है मैं 2 दिन में मेरे सींग उग गए हैं? अब मैं भी वैसे ही खूबसूरत हूँ जैसे पहले थी। मैंने मुंह बनाते हुए कहा। अमर, जस्ट शट अप और अपने घर के पास वाले कॉफी शॉप में आकर मुझसे मिलो, और अगर मैं ना आऊँ तो? मैंने झुलाते हुए पूछा। अमर, तो मैं तुम्हारे घर में घुस जाऊंगा और फिर तुमसे मिलकर नहीं जाऊंगा। मेरे होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। आज से पहले मैंने कभी उनको मेरी इतनी परवाह करते नहीं देखा था। कॉफी शॉप में? अमर, मुझे लगा था तुम नहीं आओगी। वेट कराने के लिए सॉरी। होने वाले पतिदेव, मैंने तंज कसते हुए कहा। अमर, वैसे तुम्हें इतनी देर से कैसे हो गई? जैसे मैं कमरे से बाहर आई, सारे सर्वेंट मुझे पकड़कर डॉक्टर के पास ले जाने पर आमादा हो गए थे। बड़ी मुश्किल से सबको यकीन दिलाया मैं ठीक हूँ। उसके बाद वो लोग मुझे सीधे डाइनिंग एरिया में ले गए जहाँ मेरी पसंद का सारा खाना बना हुआ था। अमर अचकचाती हुई, तो तुम वहाँ खाना खा रही थी इसीलिए तुम्हें यहाँ आने में देर हो गई? और क्या? वो सब छोड़िए, ये बताइए कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया आपने? अमर, मुझे बस देखना था तुम ठीक हो या नहीं। मैं मुंह फाड़े हैरानी से उनको देख रही थी। उनको कब से मेरी इतनी फिक्र होने लगी? ओके, देख लिया ना आपने, तो अब मैं जाऊं? मुझे खुद के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। अमर कंफ्यूजन से, खुद के साथ? और क्या, शादी के बाद ये मौका थोड़े ही मिलेगा। अमर मुस्कुराते हुए, फिर तो हमें ये वक्त बिताना चाहिए क्योंकि मेरी भी शादी हो रही है। वो रियली? और आपको क्यों लगता है कि मैं आपकी आज़ादी के रुक कर अपनी घड़ी पर एक नज़र मारते हुए इस वक्त 9:30 हो रहे थे, 2 घंटे 15 मिनट आपके साथ बिताऊंगी? अमर शरारत से मुस्कुराती हुई, क्योंकि शायद मैं बिल्कुल हैंडसम हूँ और तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हो। मैंने नाराजगी से उनको घूरा। तभी मेरा फोन बजने लगा। मैंने देखा तो पापा का कॉल था। अमर सर से मिलने के चक्कर में मैंने उनको बिना बताए यहाँ आ गई थी। मिस्टर पारक घबराती हुई, अनु बेटा, क्या तुम घर छोड़कर भाग गई हो? वाट रबिश पापा, मैं यहाँ अमर सर के साथ घर के पास वाली कॉफी शॉप पे हूँ। मिस्टर पारेख रिलैक्स होती हुई, ओ ओके, जल्दी घर आ जाना। ओके पापा कहते हुए मैंने फोन कट दिया। सामने देखा तो अब तक से मुझे देखकर स्माइल कर रहे थे। मुझे अब इरिटेट हो रही थी। अमर, मुझसे मिलने का एक्साइटमेंट में पापा को बिना बताए यहाँ चली आई। ऐसा वो बिजी थे तो मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया, दैट्स इट। हालांकि उनकी बात सच थी। मुझे भी नहीं पता क्यों मैं उनसे मिलने इस तरह दौड़ी चली आई थी। मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। अमर, हे अनाया रुको, मैं बस मजाक कर रहा था। मगर मैं उनको इग्नोर कर आगे बढ़ गई। तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ मुझे अपनी तरफ खींचा और मुझे कुछ सही नहीं लगा। मैं फौरन उनकी तरफ पलटी। क्यों? आपका हाथ इतना गर्म क्यों है? अमर हंसते हुए, तुम सीधे सीधे भी कह सकती हो कि मैं बहुत हॉट हूँ। मैंने उनके हाथ पर एक चपत लगाते हुए अपना हाथ छुड़ाया और उनके माथे पर हाथ लगाया। ओ गॉड, आपको तो बहुत तेज फीवर है। अमर मुस्कुराते हुए, आई एम ओके। नो यू आर नॉट।
यू आर एक्चुअली मेरी वेरी हॉट। अमर अपनी आंख दबाते हुए, आई नो, मेरा वो मतलब नहीं था, आपको घर जाकर आराम करना चाहिए। अमर, मैं ठीक हूँ अनाया, वैसे भी ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम्हारे मेरे कॉल्स और मैसेज को इग्नोर नहीं किया होता तो ये 2 रात में जागता नहीं रहता और ना ही मेरी तबीयत खराब होती। तो आपको किसने कहा था मेरी इतनी फिक्र करने को? अमर झल्लाते हुए ऊंची आवाज में, तो क्या अब तुम्हारी फिक्र करना भी कोई क्राइम है? क्या अपने मंगेतर के बारे में फिक्र करना गलत है, या फिर अपनी होने वाली बीबी के लिए परेशान होकर कोई गलत कर दी मैंने? आप पास खड़े सारे लोग हैरानी से हमें देखने लगे थे। कभी आपको समझना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए अमर, और कभी कभी तुम बिल्कुल इंसेंसिटिव हो जाती हो। कहते हुए वो सीधे कॉफी शॉप से बाहर निकल गए और मैं बस हैरानी से उनको जाते देखती रही। मैंने गुस्से में अपनी आंखें और मुठ्ठियां भींचते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की। ओके अनाया, कंट्रोल योरसेल्फ। उस जल्लाद की तबीयत खराब है इसलिए ऐसे बिहेव कर रहा है। वैसे वो सही थे, वो बस मेरी परवाह ही तो कर रहे थे। मुझे उनके कॉल्स और मैसेज को इग्नोर नहीं करना चाहिए था। अपने गम के सागर में गोती लगाते हुए मैंने जैसे ही घर में कदम रखा, मेरी नज़र पेशानी से हाथ मलते हुए यहाँ से वहाँ चक्कर लगाते पापा के ऊपर पड़ी। साथ ही लगभग सारे स्टाफ भी भाग भाग कर पता नहीं कौन सा काम निपटाने की कोशिश कर रहे थे। आई मीन, इट्स नॉट ए रियल मैरिज, इट्स जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, राइट? हमें बस एक कॉन्ट्रैक्ट ही तो साइन करने हैं, इसके लिए इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है? मिस्टर पारिक राहत की सांस लेते हुए, आ गई अनु? तुम्हें कमरे में नहीं देखकर मैं तो घबरा ही गया था, कहीं कहीं तुम घर छोड़कर न चली जाओ। मैंने घूरकर पापा को देखा। डोंट वरी, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। मिस्टर पारिक, ओके देन, गो एंड गेट रेडी। मिसेस सक्सेना ने तुम्हारे लिए ड्रेस भिजवाई है और कहा है तुम आज वहीं पहनोगी। मगर इन सब की क्या जरूरत है? पापा, मैं प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बात जरूरत की नहीं है, बस उनकी इच्छा का मान रखने की है। और मैं जानता हूँ आगे से तुम भी इस बात का ध्यान जरूर रखो। हाँ, क्यों नहीं, अब तो मुझे वैसे ही उनको इशारे पर उठना बैठना सोना जगना पड़ेगा। मन ही मन कूदते हुए मैं बिना कोई सवाल का जवाब किए सीधे अपने रूम की तरफ बढ़ गई। वहां बेड पर एक पॉकेट रखा था। मैंने अनमने मन से उसे खोलकर देखा और अगले ही पल मेरे मुंह से एक जोर से चीख निकली। पापा हड़बड़ाते हुए ऊपर मेरे कमरे में आ गए। मिस्टर पारेख, क्या हुआ? अनु चिल्लाई क्यों? ये क्या है? मैंने झलाते हुए पूछा। मिस्टर पारेख अनबने मन से, आई एम सॉरी, मगर तुम्हें यही पहनना है। आपको पता है ना, मुझे साड़ी पहननी नहीं आती और ना ही मैं इसे कैरी कर सकती हूँ। मैं ये सब बिल्कुल नहीं पहनने वाली हूँ। मिस्टर पारेख, इसकी टेंशन मत लो, मैंने सब इंतजाम पहले ही कर लिया था। मिस सपना तुम्हें तैयार कर देगी। ओह, मगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं, ये वही लेडी है जिसे मेरे बर्थडे वाले दिन समर ने मुझे रेडी करने के लिए हायर किया था। मुझे ताज्जुब हो रहा था, उस दिन वाले इंसिडेंट के बाद भी वो मेरे पास आने को तैयार कैसे हो गई। मैंने उसे खा जाने वाले नजरों से घूरा और वो पहले ही सहम गई। तभी पापा के पीछे से एक आवाज आई, डरना बंद कर ओहनू। जूली। मैं खुशी से भागकर उसके गले से लग गई। जूली, डोंट वरी अंकल, मैंने सब कुछ संभाल लेना है। एनू मैं रेडी करूंगी। मैंने उसे घूरकर देखा। जूली, अक्खा ना दिखा मेनू, मैं नहीं डरती तुझसे। पापा ने हमें ऐसा देखा और निश्चित होकर नीचे चले गए। तू यहाँ क्या कर रही है? जूली, साड़ी बेस्ट फ्रेंड दी शादी है, तेनू तैयार करना वास्ते आई हूँ। तू मुझे यहाँ तैयार करने आई है? जूली, और की, चल झट से रेडी हो जा। कहते हुए उसने मुझे वॉशरूम में धक्का दे दिया। आधे घंटे बाद भी जब मैं बाहर नहीं आई तो जूली ने डोर नॉक किया। जूली, अनाया कितनी देर से नहा रही है, बाहर निकल, लेट हो रहा है। ऐसे कैसे बाहर आऊं? जूली, क्यों, की होया? ये तो तेनू आधे कपड़े ही दिए, बाकी किधर है? जूली, हाय मेरे रब्बा, एनू इतनी सी भी अक्ल देकर नीचे नहीं भेजता कि। और मैडम, ब्लाउज और पेटीकोट है तो सही, निकल बाहर। मैं ऐसे नहीं आऊंगी, मैंने झलाते हुए कहा। जूली, ओके, गोइंग टू ब्रेक द डोर। कहते हुए वाकई उसने जोर से दरवाजे को ठोक दिया। इससे पहले कि मेरी पागल फ्रेंड सचमुच दरवाजा तोड़ देती, मैं उसे
गालियां देते हुए बाहर आ गई। मैंने खुद को टॉवल से कवर किया हुआ था। जूली अपनी आंखें दबाते हुए, इना क्यों शर्मा रही है मेरे नाल? तेनू तो चढ़ी बीच देखा है मैंने। क्या अब कैसे? मतलब कुछ भी। मैंने मुंह फाड़कर उसको देखा। जूली मेरे सिर पर चपत लगाती हुए, बचपन में उसने मुझे पकड़कर सीधा खड़ा किया और रेड कलर की चमचमाती हुई सी साड़ी को मेरे चारों तरफ लपेटते हुए पता नहीं उसने क्या क्या कारीगरी की। और 10 मिनट के बाद जब मैंने खुद को देखा तो एक पल के लिए यकीन भी नहीं हुआ। उसने एकदम सलीके से मुझे साड़ी पहना दी थी। ये सब तूने कब सीखा? मैंने हैरानी से पूछा। जूली भातिंडा में खुद मेरे कजिन की शादी में साड़ी ही पहनती थी मैंने। सपना कब अब तक बाहर ही खड़ी हमारा वेट कर रही थी। जूली ने उसे आवाज देकर अंदर बुलाया और मेरे बाल और मेकअप सेट करने को कह दिया। सपना मेरे बाल और हाथ फिर से न जाने क्या क्या कर रही थी, मगर जो भी था मुझे काफी रिलैक्स फील होने लगा। होने की वजह से मुझे नींद आने लगी और मुझे पता भी नहीं चला मैं कब सो गई। करीब 1 घंटे बाद सपना मुझे जगाया और बोली, मैम यू आर रेडी नाउ, अब एक बार खुद को देख लीजिए। मैंने उठकर एक नज़र आईने में मारी और मुझे लगा शायद मैं अभी तक सपने में ही हूँ, क्योंकि मुझे आईने में खुद की जगह जूली दिख रही थी। OMG, मैं हैरानी से पीछे पलटी। तू साड़ी में कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। जूली रोनी सूरत बनाते हुए, अमर सर ने इम्प्रेस करना द लास्ट चांस है, हो सकता है इरादा बदल जाए उनका। मैंने उसको गाल खींचते हुए कहा, पक्का बदल ही जाएगा, तू लगी इतनी क्विट रही है। मैं तो कहती हूँ तू ही रख ले उनको, जहाँ लेने जाना है ले जा, बस मुझसे दूर रख उनको। जूली खुशी से चहकते हुए, हाय नी सच्ची तेनू बुरा नहीं लगेगा? मुझे इसकी शक्ल देखकर ही हंसी आ गई। बिल्कुल नहीं, मैं तो कहती हूँ मेरी जगह तू ही कर ले ये शादी। जूली मुंह लटकाते हुए, तेरे जितनी चंगी किस्मत कहाँ है मेरी। तभी दरवाजे पर किसी के होने का एहसास हुआ और हम दोनों ही उस तरफ मुड़ गए। पापा वहाँ खड़े थे। मिस्टर पारेख इमोशनल होते हुए, कितनी प्यारी लग रही हो आज तुम, बिल्कुल अपनी मॉम की तरह। यकीन ही नहीं हो रहा है आज तुम्हारी शादी है। मेरी भी आंखों में आंसू आ गए और मैं जाकर पापा के गले लग गई। मिस्टर पारेख मुस्कुराते हुए, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, तुम दोनों जल्दी नीचे आ जाना। ये लड़की कौन है? उस पर तो अब तक मेरा ध्यान ही नहीं गया। मैंने हैरानी से पीछे की तरफ इशारा करते हुए जूली से पूछा। जूली मेरे सिर पर एक चपत लगाते हुए, तेरी नींद टूटी नहीं अब तक? तू ही है ये। मैंने हड़बड़ा कर देखा। सचमुच वो मैं ही थी जो आईने में खुद को देख रही थी। न जाने ये सपना मेरा होलिया हर बात इतना जैसे चेंज कर देती है कि खुद में ही अपने आप को पहचान नहीं पाती हो। वैसे मेरा और जूली के ड्रेस, मेकअप और हेयर स्टाइल सब एक जैसा था। फर्क बस इतना ही था, उसकी आंखें पर हमेशा की तरह मोटा चश्मा लगा हुआ था। मुझे बहुत डर लग रहा था। सीढ़ियां उतरती हुई मैंने जूली से कहा, जूली अब की होया? नहीं, मैं सोच रही थी अगर मैं तेजी से चलूं और साड़ी खुल गई तो, या फिर मैं अगर जरा भी उछली और साड़ी खुल गई, या मैं इतना बड़ा सा पल्लू कहीं फंस गया तो। मैंने नाखून चबाते हुए पूछा। जूली ऊपर देखकर, रब जी सच्ची एहनु दिमाग देना भूल गए थे आप? मजाक मत कर, मैंने चिढ़ते हुए कहा। जूली ओए मैडम, आपनु याद ना हो तो याद दिला दूं, आप आज दुल्हन है। दुल्हन शर्माती हुई धीरे धीरे चलती है, उछलती कूदती नहीं है। तो तेजू बाद इस साड़ी विंच 36 पीन दीता है मैनू भी तुहारी लाच विच रत्ती भर भरोसा नहीं है। पब्लिकली साड़ी खुल गई तो पूरे कलकत्ता विच हंगामा हो जाना है। मैंने मुंह बनाते हुए उसे देखा। जूली रोने की एक्टिंग करते हुए, अब चल, मेरे अमर सर वेट कर रहे होंगे तेरा, नौटंकी कहते हुए हम दोनों नीचे आ गए। पापा गाड़ी में कुछ जरूरी सामान रखवा रहे थे। 5 मिनट के अंदर हमारी गाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। गाड़ी जब कोर्ट के बजाय दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ गई तो मेरा दिमाग ठनका। ये हम लोग कहाँ जा रहे? मिस्टर पारेख, वो एक्चुअली मैरिज कॉन्ट्रैक्ट सक्सेना हाउस में ही साइन होगा। वो लोग एक छोटी सी वेडिंग पार्टी देना चाहते थे जिसमें केवल उनके कॉलेज
क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव शामिल होंगे। मैं हैरान रह गई। और आप मुझे ये बात बता रहे हैं मिस्टर पारेख। आई एम सॉरी बच्चे, पर मुझे भी ये बात सुबह ही पता चली। पता नहीं ये सक्सेना हमेशा हर डिसीजन लास्ट मोमेंट पर ही क्यों चेंज करते हैं। और अमर सर, उन्होंने भी मिलने पर इस बारे में कुछ नहीं बताया। मैं मन ही मन सर को कोसती हुई चुपचाप बैठी रही। थोड़ी देर में गाड़ी सक्सेना मेंशन के बाहर आकर रुकी। पापा और जूली के साथ मैं अंदर की तरफ बढ़ी। दरवाजे पर ही मिस्टर एंड मिसेस सक्सेना हमारे वेलकम के लिए खड़े थे। मिसेस सक्सेना दोनों हाथों में मेरा चेहरा भरते हुए, कितनी प्यारी लग रही हो मेरी बच्ची, आज बिल्कुल अपनी माँ के जैसे। मैं बस मुस्कुरा दी। हमें हॉल में ले जाया गया। आज पूरा हॉल बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। एक तरफ वहाँ स्टेज बनाया गया था जहां अमर सर और रजत कुकरेजा पहले से ही मौजूद थे। जैसे ही हम सब वहां पहुंचे, सारे गेट्स की नजर हमारी तरफ ही घूम गई। मैंने कि सर की तरफ देखा, वो भी स्माइल करते हुए मेरी ही तरफ देख रहे थे। बताने की जरूरत ही नहीं है, वो आज वो रोज से बहुत ही ज्यादा हॉट एंड हैंडसम दिख रहे थे। मगर सबको ऐसे अपनी तरफ देखते हुए पाकर मेरा बचा कुचा कॉन्फिडेंस भी खत्म होने लगा। पक्का ये साड़ी नहीं खुलेगी ना? मैं घबराते हुए जूली के कान में फुसफुसाई। जूली झल्लाते हुए, तेनू अभी भी शक है तो बोल, मैं खींचकर दिखा दूं। मैंने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट लाते हुए उसका हाथ जोर से दबाया। मत भूल, तूने भी साड़ी ही पहनी है, ये काम मैं भी कर सकती हूँ। जूली, इसी इधर तुम्हारी शादी वास्ते आए हैं, एक दूजे के चिरहरण वास्ते नहीं आए हैं। एक काम कर, अमर सर के लिए छोड़ दे और चुपचाप चलती रह। मैं इससे पहले कि कुछ और बोलने के लिए मुंह खोलती, इससे पहले ही हम स्टेज पर पहुंच चुके थे। जूली तन्नू और उसकी फ्रेंड के पास चली गई। स्टेज पर एक तरफ रजत बैठा था, दूसरी तरफ मैं और अमर सर वहीं थोड़ी देर दूरी बनाए हुए पापा मिस्टर एंड मिसेस सक्सेना के साथ बैठे थे। वैसे अब शायद मुझे इन्हें सासू माँ और ससुर जी कहने की आदत डालनी शुरू कर देनी चाहिए। जस्ट लाइक अ संस्कारी बहू। मुझे देखकर तजुर्बा हुआ कि गेस्ट के बीच सिमरन भी मौजूद थी। हालांकि उसके चेहरे से ही पता चल रहा था कि वह इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी। तो फिर वो यहाँ क्यों है? क्या अब भी उसे कोई उम्मीद है? कुल मिलाकर ये तो क्लियर हो गया था कि मेरे हैंडसम पतिदेव के गर्लफ्रेंड उनका पीछा आखिरी वक्त तक छोड़ने को तैयार नहीं है। सच ट्रू लव, यू नो। तभी रजत ने अपना गला साफ किया और अब मैं अपने ख्यालों से बाहर आई। रजत, लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सबको पता है कि हम यहाँ आज एक वेडिंग सेरेमनी के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं बता दूं कि मैं शादी बिल्कुल सीधे साधे तरीके से होने जा रही है। यस, it's a marriage registry only today, and of course we don't media or page 3 gossip about this marriage. We request to you keep this marriage as a secret. Suraj, Anaya, you both are ready. मैंने और सर ने एक बार एक दूसरे की तरफ देखा और एक साथ बोल पड़े, बिल्कुल नहीं। रजत कंफ्यूजन से, सीरियसली? गेस्ट के बीच कुछ दबी सी हंसी और आवाजें आनी शुरू हो गई। हमारे पेरेंट्स ने हमें घूर कर देखा। हम दोनों ने ही नजरें फेर ली। मिस्टर सक्सेना मुस्कुराते हुए, दोनों बच्चे बिल्कुल एक जैसा सोचते हैं ना, बहुत नॉटी है दोनों। फिर धीरे से सर के करीब आते हुए उन्होंने धीमी आवाज में धमकी दी, चुपचाप ये शादी कर लो वरना तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दूंगा। वहीं पापा मेरी तरफ रिक्वेस्ट भरी नजरे से देख रहे थे। ओके फाइन, मैंने सर को और उन्होंने मुझे। हमने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा, मानो एक दूसरे को हिम्मत दे रहे हो। आगे जो भी हो गए उससे एक साथ निपट लेंगे। रजत अपने हाथों में पकड़े पेपर को पढ़ते हुए, ओके सो मिस्टर राज सक्सेना,
अकॉर्डिंग टू दिस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट आज से और अभी से मिस अनाया पारेख कानूनन आपकी पत्नी कहलाएगी। हालात चाहे जैसे भी हो, आप उनको कभी अकेले नहीं छोड़ सकती। खुशी हो या गम हो, सब आपको आज से उनके साथ शेयर करना है। वो भी अपनी लाइफ में जो भी करना चाहती है, अपने करियर में जिस तरीके से भी आगे बढ़ना चाहे, जो भी उनके गोल्स हो, आपको हमेशा आगे बढ़ने को उनको सपोर्ट करना है। एक बार इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद आप अपनी जिम्मेदारियां से पीछे नहीं हट सकते, वरना आपसे HR प्रॉपर्टीज का मालिकाना हक छीन लिया जाएगा और फिर आप इस प्रॉपर्टी पर अपना कोई दावा नहीं कर पाएंगे। अगर आप इन सब कंडीशन पर एग्री है तो यहाँ साइन कीजिए। अमर, ऑफ कोर्स आई डोंट एग्री। मिस्टर सक्सेना डांटते हुए, राज शायद तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। मिसेस सक्सेना का चेहरा ये सब देखकर उतर गया था। वहीं गेस्ट के लिए तो जैसे यहाँ शादी कम कॉमेडी शो ज़्यादा चल रहा था। हमारे पेरेंट्स ने हम पर बस इतना रहम किया कि हम दोनों को गन पॉइंट पर नहीं रखा गया। सारे काम डरा धमका कर ही किए जा रहे थे, तो फिर कुछ भी पूछने या बताने की जरूरत ही क्या थी। सीधे पेपर साइन ही करवा लेने चाहिए थे। अमर एक गहरी सांस भरती हुई, ओके फाइन, आई एग्री विद ऑल दी कंडीशन। रजत ने वही सेम कंडीशन मेरे लिए भी दोहराई और मुझसे भी पेपर साइन करने के लिए पूछा। यस आई ऑल्सो एग्री विद दिस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, मैंने मरी हुई सी आवाज में कहा। रजत पेपर्स हमारी तरफ बढ़ाते हुए, ओके देन साइन द पेपर्स। अमर सर ने पेपर्स लिए और साइन करने लगे। अनफॉर्चुनेटली तकरीबन 25 जगह में साइन करना था। हमें देर होते देख जूली गेस्ट के बीच से चिल्लाई, 9 महीने पेपर साइन करने वास्ते मत लगा दियो। पेपर साइनिंग के बाद तेनू मेरे प्यारे भांजा और भांजी जो भी है जल्दी से सोचिए। जूली की बात सुनते सारे गेस्ट ठाका मारकर हंसने लगे। तन्नू मुश्किल से अपनी हंसी रोकते हुए, मुझे भी मेरे भतीजे और भतीजे चाहिए। जूली ने तन्नू को हाई फाई दिया। जूली, आई हैव ए बेटर आइडिया, व्हाट अबाउट ट्विंस? मिस्टर और मिसेस सक्सेना जो थोड़ी देर पहले परेशानी से भरे बैठे थे, वो भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाए। मेरे चेहरे से लेकर कान तक अब सब लाल हो गए। अमर सर की सिचुएशन भी ज्यादा अलग नहीं थी। ये कमीनी मेरी ही फ्रेंड है। आज मुझे शक होने लगा था इस बात पर। एक बार ये सब खत्म हो जाए उसके बाद मैं डेफिनेटली इस जूली को पटक कर पीटने वाली थी। खैर किसी तरह हमने सारे पेपर साइन किए और मिसेस सक्सेना ने सिंदूर और मंगलसूत्र घर की तरफ बढ़ा दिए। हम दोनों ही बुरी तरह हड़बड़ा गए। अमर लगभग गिड़गिड़ाते हुए, मम इसकी क्या जरूरत है? आई मीन इट्स जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। 2 महीने बाद जब हमारी शादी होगी ये सब तब। मिसेस सक्सेना, मेरे चाहे कॉन्ट्रैक्ट वसीयत पर हो या रीति रिवाजों के साथ, तुम दोनों अब ये एक्सेप्ट करना होगा कि अब तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो। और हमारे सोसाइटी में शादी तभी शादी जैसी लगती है जब ये 2 रस्में पूरी की जाती है। 4 पन्नों पर सिग्नेचर करके कभी कहीं शादी होती है। हंसे सर ने वो मंगलसूत्र लेकर मेरे गले में डाल दिया और साथ में मेरी मांग में सिंदूर भी। मैं भी जानती हूँ मैंने कैसे खुद को उस वक्त संभाला। मेरी आत्मा मेरे गले में फंसी चिक चिक कर रोने और के लिए छटपटा रही थी। पापा ने आगे बढ़कर मेरा हाथ अमर सर के हाथ में दे दिया और बोले, मेरी प्रिंसेस आज से आपकी जिम्मेदारी है। मुझे उम्मीद है आप उसका मुझसे भी ज़्यादा ख्याल रखेंगे। सर ने उनको एक स्माइल दी। अमर, यू कैन ट्रस्ट मी सर, लाइक आई सेड बिफोर। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई भयानक सपना देख रही हूँ। 10 मिनट तो मुझे इस सदमे से बाहर आने में ही लग गए। वैसे तो सारे गेस्ट को पहले ही हिदायत दी गई थी कि वो इस मैरिज के फिलहाल एक सीक्रेट ही रखे, मगर फिर भी एहतियात के तौर पर सबने उसके मोबाइल के लिए गए थे ताकि कोई भी पिक्चर्स लेकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट ना कर दे। हमारी शादी की पेपर्स लेने के लिए एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को जरूर हायर किया गया था। उसने हम दोनों के साथ में पिक्चर्स ली। जूली, इन्हें दूर दूर क्यों खड़े हो दोनों?
और जीजू ये आपकी अपनी वाइफ है, पड़ोसी की नहीं है, जरा साथ में चिपक कर खड़े हो ना प्लीज। कहते हुए उसने हम दोनों को एक दूसरे की तरफ धक्का दे दिया। मेरा पैर साड़ी में फंसा और मेरा बैलेंस बिगड़ गया, मगर गिरने से पहले ही सर ने मुझे थाम लिया और उसके साथ ही चारों तरफ से सीटियों और तालियों से शोर सुनाई देने लगा। मैं जल्दी से उनसे अलग हुई, मगर तब तक फोटोग्राफर ने उसका मनचाहा पोज मिल चुका था। मैंने घूर कर जूली की तरफ देखा। उसे भी समझ आ गया था आज उसकी खैर नहीं है, सो वो चुपचाप फौरन वहां से घिसक गई। रजत, कॉन्ग्रेचुलेशन टू राज एंड अनाया। आई विश यू आर वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। प्लीज एंजॉय द पार्टी। सारे गेट्स खाने पीने में लग गए और मैं जूली को खून पीने की तड़प रही थी, सो मैंने मैसेज सेना से ड्रेस ठीक करने का बहाना किया और सीधा गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गई। जैसा मेरा अंदाजा था जूली वहीं थी। मैंने एक पिलो उठाकर उसको ऊपर दे मारा। जीजू हाँ, और क्या क्या बकवास कर रही थी सबके सामने, मगर वो बिना कुछ बोले पेट पकड़कर बस हंसती जा रही थी। मुझे चीड़ होने लगी। हंसते हंसते जब वो थक गई, जोर जोर से सांस लेती हुई मुझे अपने मोटे से चश्मे को पीछे से देखने लगी। ऐसे क्यों दिख रही हो, मैंने चिढ़ते हुए पूछा। वो वापस बेड पर गिरकर पहले की तरह जोर जोर से हंसने लगी। शादी मेरी हुई, मगर सदमा जूली को लग गया था शायद। तू ठीक तो है? जूली ने बिना कुछ बोले मुझे कंधे से पकड़ा और आकर आईने के सामने खड़ा कर दिया। मैं खुद को देखती रह गई। आज सुबह तक मैं कितनी सिंपल सी लड़की थी और अभी ये लाल साड़ी, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र जैसी मेरी पूरी ख्वाहिशी बदल कर रखी थी। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था हंसू या रोई। जूली ने मुझे पीछे से गले लगाते हुए कहा, कांग्रेचुलेशन अमर सर, बहुत अच्छे हैं अनाया, इस शादी को एक मौका जरूर देना। मैंने देखा उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उसे गले से लगा लिया, मगर अगले ही पल उसने गला साफ करते हुए मुझे खुद से दूर कर दिया। जूली, सो हनीमून पर कितने जा रहे हो तुम दोनों? तू फिर शुरू हो गई, मैंने चिढ़ती हुए कहा। हम दोनों अभी बातें ही कर रहे थे कि मिसेस सक्सेना वहां आ गई। अनु बेटा आओ, तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाना है। मैं बिना कोई सवाल किए चुपचाप उनके पीछे वापस हॉल में आ गई। हालांकि मेरा किसी से भी मिलने का मन नहीं था, मगर जैसा कि पापा ने कहा था मुझे अब उनकी भी इच्छाओं का मान रखना था और मैं वही कर रही थी। उन्होंने मुझे अपने क्लोज रिलेटिव से मिलवाया और आखिर में मिसेस सक्सेना, अनाया बेटा इनसे मिलो, ये है मिस्टर राजीव सक्सेना, राज के अंकल और मिस्टर सक्सेना के छोटे भाई। तुम आज इनसे पहली बार मिल रही हो क्योंकि ये इंडिया से बाहर रहते हैं। ये हमारे बुलाने पर स्पेशली आज ही यहाँ आए हैं तुम दोनों की शादी के लिए। मैं उस आदमी का नाम सुनते ही जैसे अपनी जगह पर जड़ हो गई थी। तो आखिरकार आज मेरी माँ का हत्यारा मेरा सामना ही था। मैंने उसकी तरफ देखा और उसने मुझे एक हल्की सी स्माइल दी, मगर उससे पहले कि वो मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देता मैं फौरन 2 कदम पीछे हट गई और मैंने क्लियरली देखा उसके चेहरे से सारी मुस्कुराहट गायब हो गई। मिलना तो मैं भी चाहती थी उस आदमी से, मगर इस तरह मुलाकात होगी ये कभी नहीं सोचा था।